हेलो एवरीवन। स्टडी ट्रैक बाय एमडी सर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ साफ इस बात को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी मजबूत तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से घर में अच्छी सीमेंट और बालू लगाकर उसको प्लास्टर किया जाता है, उसी प्रकार से आपके तैयारी को उतना ही मजबूती प्रदान करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना अति आवश्यक है। इस बात को कॉपी पे लिख लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं कई ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम टू सेम करा दूंगा, जैसे आता है एग्ज़ाम में वही पेपर, और एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चनों से हेल्पफुल मिलेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं 2024 में पूछा गया। 2024 में पूछा गया यह क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024, वार्षिक विज्ञान अनिवार्य विषय, कुल प्रश्न 30, 80 + 30, यानी यहाँ पर कुल प्रश्न कितने हैं? 30। ठीक है। दो घंटा 45 मिनट ये आपको देखना है। 30 एक्स्ट्रा मिल जाता है उसमें से आपको। परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए। परीक्षार्थी ओमार उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। मगर ओमार सीट पर आपको यह क्या लिखना है? जो आपको रोल नंबर मिलता है 10 अंकों का, वह कराए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे। ये सभी बातें आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। बस आपको ये मॉडल दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में ऐसे ही पेपर सेम टू सेम आते हैं, ताकि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। खंड अ है, सेक्शन ए है। इसमें क्या रहता है? इसमें 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रश्नों का उत्तर देना रहता है? यहाँ पर देख लीजिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और कुल एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी कुल मिला जुलाकर आपको 40 अंक मिलेंगे। इससे सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं तो आपको आधा से अधिक नंबर आपके मुट्ठी में होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफ़ी ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चंस है। 2024 का क्वेश्चंस है। आने वाले 26 के एग्ज़ाम में शायद पूछे जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर। और दर्पण कौन है? तो अवतल दर्पण है। द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता यानी एम धनात्मक होगा, मतलब M+ होगा यदि वस्तु का मतलब यू का मान कितना होगा? तो देखिए F बराबर 10 दिया है, M का मान धनात्मक होगा जब U का मान क्या होगा? तो देखिए अगर U का जो मान देखा जाए ना, इसको हल करने के बाद आपको पता चलेगा U का जो मान होगा वो -5 यानी होना चाहिए, मगर इनमें से है नहीं कोई आंसर। तो इसीलिए सही आंसर का होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 इनमें से तो है ही नहीं, -5 इसमें है ही नहीं। जब आप इसको दर्पण के सूत्र पर आप +2 मानकर इसको सॉल्व करिएगा तो -5 आएगा और उसका मान तो है ही नहीं, तो U का मान इसमें दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इनमें से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है।
फोकस से, भाई एफ है, ध्रुव की ओर, मतलब कि जो फोकस होता है, ऐसे दर्पण होते हैं, ये ध्रुव होता है, मतलब पी होता है ये वाला पॉइंट, आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, मतलब एम का मान क्या होगा। देखिए याद रखिएगा इस बात को कि जब भी हम क्या करेंगे, हम फोकस से, हम क्या करेंगे, फोकस से जब भी आगे बढ़ेंगे पोल की तरफ, तो एम का मान हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी बड़ा होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, बढ़ता है। सही आंसर बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा, फोकस से पोल की तरफ जाइएगा तो एम का मान बढ़ता है। ध्यान से लगा लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को, एक जल विद्युत संयंत्र है, वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए होता क्या है कि आपके बड़े बड़े नदी होती है, उनको बांध बना दिया जाता है, बांध में सारा पानी रुक जाता है। अब यहाँ पे लगा दिया जाता है विद्युत मोटर, जिसको विद्युत संयंत्र कहते हैं। अब विद्युत मोटर लगा दिया जाएगा, जब पानी छोड़ा जाएगा तो इसमें लगा रहता है पंखा, और ये पंखा चलेगा। अब चलेगा तो क्या होगा, ये ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो ऊर्जा जब उत्पादन करे, तो यही पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो कैसे करता है। तो देखिए इसमें तो सौर ऊर्जा है नहीं, तापीय ऊर्जा है नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, पानी में होता है स्थितिज ऊर्जा, जो क्या करता है, इस पंखे को जोरदार घुमाता है और घूमने से हो जाता है विद्युत ऊर्जा। इस मोटर को, विद्युत संयंत्रों को डायनेमो कहते हैं। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन डायनेमो, ठीक है। या यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखिएगा, या यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, किस में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, तांबे की तार की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर गति कर रही है। देखिए ये चैप्टर है आपको मोटर चैप्टर से, यानी जो आप विद्युत मोटर पढ़ाया जाता है तो वहां से इस चैप्टर को लिया गया है, ये क्वेश्चन को लिया गया है। होता क्या है कि एक आयताकार ऐसे कुंडली ले लिया जाता है, ठीक है, और इसको वलय से क्या कर दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। अब क्या होता है कि विद्युत धारा जाती है तो इधर बल लगाती है तो इधर घूमता है, जैसे इधर आता है तो इसकी विद्युत धारा क्या हो जाती है, दिशा उल्टी हो जाती है। जैसे दिशा उल्टी हो जाती है तो इसको क्या कर देता है, इसको मतलब इधर से बल लगता है तो इसके वजह से ये घूमना शुरू कर देता है, और ये हमेशा घूमता रहता है। और अगल बगल क्या रख दिया जाता है, चुंबक रख दिया जाता है, इससे और ज़्यादा ये घूर्णन करने लगता है और इसी घूर्णनी गति कर रही है। तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद, मतलब ये वाला जो चक्का है, ये जो आयताकार कुंडली कितने चक्कर के बाद यह परिवर्तन होता है, मतलब फिर से परिभ्रमण हो जाएगा, मतलब फिर से इसका उल्टा हो जाएगा, कितने चक्कर के बाद। तो देखिए जब इसमें विद्युत धारा जाती है ना, तो आधा चक्कर के बाद ही इसकी दिशा में क्या होती है, परिवर्तन। जैसे ऐसे धारा है तो इधर बल लगाएगा, जैसे आया तो इधर बल लगाने लगा, अब इधर तो इसको दाब दिया, और अब दबा दिया तो पूरा तेज चलने लगा, एकदम चलते रहा। तो आधे चक्कर जैसे पूरा होगा तब जाके ये परिभ्रमण करना शुरू कर देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आई होप कि ये दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब क्या होता है आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट कर सकते हैं कि सर जल्दी जल्दी भी करिए। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, भाई अवतल दर्पण है, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए, ये चालू हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। तो तैयारी तो चल रही होगी आप लोगों को जोरों शोर से, और तैयारी में कोई कमी भी नहीं करना है।
एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना उसी में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये नहीं कि बाहर से इधर से उधर से, अरे भाई नहीं। आप एक टारगेट बनाइए कि भाई इस तरह उस तरह हम लोग आराम से तैयारी करते रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करते रहेंगे, सारा तैयारी आप लोगों का मतलब कि उसी में बस प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए। लास्ट समय में कोई अदर बुक नहीं पढ़ना है, बस प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, आराम से आप लोगों का काम होता रहेगा। बस प्रीवियस ईयर पे काम करिए, जितना आप प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे उतना मज़ा आएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे अपना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 था यानी 5 था, यहाँ से था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, भाई प्रधान अक्ष का मतलब होता है ये वाला प्रधान अक्ष है। चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, और तथा बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। अब मान लीजिए प्रधान अक्ष है, ये सी है, ये एफ है, ये पोल है। अब कोई चींटी इस पर चल रही है भाई, और चींटी हमेशा कैसा चल रही है, तो सीधा चल रहा, प्रतिबिंब उसका कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। देखिए हमें प्रतिबिंब सीधा है ये मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा हम नहीं जानते, मगर एक बात याद रखिएगा, हमने अभी बताया है कि कोई भी अवतल दर्पण की तरफ कोई भी प्रतिबिंब उसका बढ़ेगा यानी m+ होगा, तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। अगर ध्रुवों की तरफ कोई जा रहा है तो उसका आवर्धन जो क्षमता होती है, जो प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनते जाता है। तो इस तरह हम क्या क्या कह सकते हैं, ये पोल की तरफ जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ध्रुव से फोकस से नहीं, फोकस से कहाँ, ध्रुव की ओर जा रही, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब भी फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा तो इस प्रकार से चींटी का जो बनता जाएगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आप 6, आंख का लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंख का लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। देखिए जो हमारी आंख होती है ना, उस आंख की लेंस को, उस आंख की लेंस को क्या करता है, आंख की लेंस को कौन, वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, तो देखिए ये होती है सिलियरी मांसपेशियां। हमारी आंख के लेंस को कम बेसी करने का काम, हमारी आंखों के लेंस को कम बेसी करने का काम किसका काम है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों का काम है। यही क्या करती है, कम बेसी करती है। ठीक है, इसी को हम लोग, इसी के जब कम बेसी करती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। इसको क्या बोला जाता है, समंजन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, कर लीजिए। प्रीवियस ईयर बार बार आपसे बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो आगे जाकर पछतावा होगा। देख लीजिएगा, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, जाकर फिर गाइड उठा के देखिएगा ना, तो कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, लास्ट में उसमें दिया रहता है 2015, 16, 21, 20, 21, ये सब बताता है। अच्छा, कुछ बादलों का रंग उजला होता है। देखिए बादल देखिएगा ना तो उजला उजला दिखाई देगा आसमान में, आखिर वो बादल उजला क्यों दिखाई देता है, ये आपके चैप्टर का सवाल है। देखिए कोई भी अगर रंग से संबंधित कोई भी बात पूछेगा, उजला, काला, हरियर, कुछ भी, तो वह है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। कोई भी अगर रंग उंग पूछेगा तो प्रकीर्णन, समझ में। कोई हिलता डुलता हुआ पूछेगा तो वह है अपवर्तन। छोटा बड़ा, ऊंचाई कम बेसी दिखाई देना, ये सब के सब कौन बताता है, अपवर्तन। जैसे तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होगा, तारों का टिमटिमाना, तारों का क्या, टिमटिमाना, समझ में आया? अब अपवर्तन के कारण ही क्या होगा, मछली वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, दिखाई देना, ये हो जाएगा। छड़ी का मुड़ी हुई दिखाई देना, छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है,
ये हो जाएगा, ठीक है। और अवशोषण, कोई भी चीज काला दिखाई दे रहा है, अवशोषण, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, बता दीजिए इसमें क्या होगा सही आंसर। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक आप लोग जानते हैं ओम होता है। आप यह बता दीजिए एम्पियर का किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है और वोल्ट किसका मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है, दो हम बता देते हैं, एक आप बता दीजिए। एम्पियर विद्युत विद्युत धारा का मात्रक है, और आप बता दीजिए वोल्ट का इसका मात्रक है। किसका देख लीजिएगा, विभव या विभवांतर, यह भी बता देते हैं, विभव या विभवांतर, दोनों में से कमेंट जरूर करिएगा। ओजोन परत का अवक्षय करता है। देखिए इनमें से क्वेश्चंस दिया है, काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनमें से 9 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय का मतलब कौन तोड़ता है, कौन खराब करता है, इनमें से सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर बात किया जाए ओजोन परत को, इसमें से ये तोड़ता है जिसका नाम है CFC। CFC का पूरा नाम पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्लोरो और एक है इसका कार्बन। और यह एक बात याद रखिएगा, यह रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, उस रेफ्रिजरेटर से निकलता है, AC जो घर में चलता है उससे निकलता है। इसे DDT क्या है, एक कीटाणु नाशक है, जो देखते होंगे कभी छठ वट कोई भी पर्व त्योहार आता है ना, नाशक है, समझ में आया। तो रोडवा पे लाइन से नाली के किनारा किनारा उजर उजर चूना जैसा छिड़का जाता है, वह DDT ही रहता है, ठीक है। ATP तो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बनता है। इसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा, इसके क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। ये पैसा है ATP हमारे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 नंबर, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए जनन की जो होती है 2 विधि होती है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में आपको मानव आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, ये सब के सब होंगे। इसमें क्या होता है कि नर एंड मादा भाग लेती है, लैंगिक में नर और मादा भाग नहीं लेती है, ये बात है। इसमें क्या होता है कि एक शरीर से ही जनन करते, एक शरीर से ही एक नया जीव बना लेते हैं, एक नया जीव बना लेते हैं, एक नया जीव बना लेते हैं। अब बात आती है कि मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन का मतलब होता है बॉडिंग। बॉडिंग का मतलब होता है कि एक छोटी सी भुटकुइया मतीन ओकर शरीर में से अंकुरित होगी, ओकरे कहा जाला बॉडिंग। अब वह धीरे धीरे बढ़त चल जाई, अब बढ़त बढ़त लंबा हो जाई और टूट जाई। जैसे में देखे होंगे जब किताब उताब पढ़े होंगे तो ऐसे मुरई जैसा एगो दिखाई दिया होगा, और यही पर क्या होता है बॉडिंग होता है। और यही दूसरा बार में क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा फिर टूट जाएगा, फिर वही नया जीव बन जाएगा, ऐसा ही, समझ में आया। तो इसमें कोई इसमें होता है, तो ईस्ट में क्या होता है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट में। हाइड्रा में भी किस में होता है, हाइड्रा नाम के जो जीव होता है इसमें भी किस में क्या होता है, तो मुकुलन या बॉडिंग के द्वारा जनन होता है, मुकुलन या बॉडिंग के द्वारा जनन होता है। इसमें हाइड्रा में याद रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन या बॉडिंग के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर वही पूछेगा और 2-3 को और बता रहे हैं आप, एग्जाम में पूछता जाता है, तो अमीबा में जनन का विधि बता दीजिएगा आप लोग। अमीबा में क्या क्या कैसे होता है, एक होता अस्पाइरोगाइरा, अस्पाइरोगाइरा, इसमें जनन का विधि बता दीजिए। एक बता दीजिए आप लोग हाइड्रा में जो हमने अभी बताया। एक बता दीजिए आप लोग ब्रायोफिलम नामक जो पत्ती होता है उसमें कौन सा विधि से जन्म होता है, ब्रायोफिलम। इसके अलावा बता दीजिए अंगूर में बता दीजिए। इसके अलावा आप लोग बता दीजिए गुलाब के पौधा में।
इसके अलावा आप बता दीजिए आलू में कैसे जनन होता है। ठीक है, तो ये जनन की सारी विधियां हैं जो आपको बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो भैया जाइए कम से कम किताब या फेयर को उघाड़ कर देख लीजिए, इसी बहाना कुछ और भी नया पढ़ने को मिल जाएगा। जाइए कम से कम मेरी तो बात मान लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जब हाइड्रा पूछ सकता है तो आपको याद होना चाहिए उस जगह का पूरा उस पॉइंट का पूरा आपको याद कर लेनी चाहिए। तो ठीक है ना, तो यहाँ से पूछा है तो अगला बार इनमें से तो कोई एक ही पूछेगा ना, तो भैया जाकर याद कर लीजिए, अभी भी टाइम है, कोई ज़्यादा कुछ गुजरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 11, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। इनमें से पादप हार्मोन IAA को कहा जाता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, ऑक्सिन हार्मोन है ना, उसी को कहा जाता है। पादप हार्मोन कौन है, तो 5 गो होंगे। कौन कौन, तो भाई एक है ऑक्सिन हार्मोन। कौन है, ऑक्सिन हार्मोन। एक है जिबरेलिंस, एक है जिब्रेलिंस, और एक कौन चीज है, साइटोकाइनिन, काइनिन, और एक है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और एक है एथिलीन। ठीक है, एक है एथिलीन। जो फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये एथिलीन किस रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, एब्सिसिक का है वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या है, वृद्धि वाला हार्मोन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है। हमने आपको बोला था ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आलू में पूछ लिया ना, जो अभी होमवर्क दिए थे। हम बोल रहे हैं कि जाकर अभी भी याद करिए, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, और रोज यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे, समझ में आया, इस पर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक का मतलब क्या होता है, कायिक का मतलब जड़ होता है, पत्ता होता है, तना होता है, और इन तीनों में से किसी एक से, या जड़ से कोई नया बच्चा पैदा हो, या पत्ता से या तना से, यानी बच्चा का मतलब नया पौधा पैदा हो, तो हम इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो बताइए आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ से होता है कि पत्ता से, तना से, नया लड़का यानी नया जनन किससे होता है, इससे नया जीव किससे बनता है। तो आलू जो होता है ना, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह होता है तना द्वारा। किससे होता है, तना द्वारा। ठीक है, तना के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा, वह तना के द्वारा होता है। और ब्रायोफिलम में पत्ता के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13 नंबर, हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला नामक जीव कहाँ पाया जाता है, जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए हाइड्रिला जीव कहाँ पाया जाता है, हाइड्रिला जीव कहाँ पाया जाता है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। हाइड्रिला जीव कहाँ पाया जाता है, हो गया, इनमें से सभी, मृदा में, वृक्ष पर। देखिए वृक्ष पे तो होगा नहीं भाई, जीव है तो हाइड्रिला, ऐसे भी कोई पौधा वौधा है नहीं। ठीक है, और अगर वृक्ष रहता तो मृदे पर रहता, मगर ये भी नहीं है, इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल में। जल में पाया जाता है, कभी कभी तालाब भी कह देगा, कभी कभी आप लोग को नदी भी कह देगा, तो उन जगह पे हाइड्रिला क्या पाए जाते हैं। समुद्र में नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, समुद्र में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका सिस्टोलिक रक्त पाया जाता है। कितना होता है सिस्टोलिक, बताइए। तो देखिए जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है, और कौन सी, पारा को लिखाता है, पारा, हमेशा याद रखिएगा, पारा रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहेंगे।
ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है या डिस्टोलिक, डिस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डिस्टोलिक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रक्तचाप का सिस्टोलिक, तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा 120। उभयलिंगी जीव इनमें से कौन है? तो देखिए सबसे पहली बात, मनुष्य तो उभयलिंगी हो ही नहीं सकता है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ही जीव में दो लिंग हो, यानी मानव का भी और मानव के मतलब स्त्री का भी और पुरुष का भी। तो मनुष्य तो होगा नहीं। अरे भाई ये क्या हुआ है, उभयलिंगी जीव इनमें से कौन नहीं है, मतलब कौन उदाहरण है? तो मनुष्य तो होगा नहीं, बकरी में भी नहीं है, मछली में भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा, हाइड्रा में। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर। मछली में श्वसन होता है, तो देखिए मछली में जो श्वसन होता है वह होता है गिल्स के द्वारा। अब बात आती है कि चैप्टर नंबर 2 है भारतीय भवन के हिसाब से। अब जो श्वसन होता है मछली में गिल्स हो गया, तो मानव में क्या हो जाएगा, तो मानव में हो जाएगा क्या, फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेफड़ा। तो मानव में फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, मुंह द्वारा नाक द्वारा कोई है होता नहीं है। अच्छा वही कह दिया टिड्डा में, टिड्डा में, टिड्डा में बताइए क्या हो जाएगा, टिड्डा में कहा जाएगा यानी कीड़े मकोड़े में, बताइए, या ग्रास, ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर में। तो ये सब के सब क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोला जाता है। इसके माध्यम से इनका क्या होता है, डायरेक्ट शरीर में सांस जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, किलोवाट घंटा बताइए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो इनमें से क्या होगा, ऊर्जा होगा या समय का होगा या द्रव्यमान होगा, इनमें से क्या होगा। तो देखिए अगर बात किया जाए तो किलोवाट घंटा एक व्यापारी मात्रक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मात्रक है ना, यह ऊर्जा का है, ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का है। आगे देख लेते हैं, ऊर्जा का मात्रक है। अब हम लोग देखेंगे मानव की आंख में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया मानव की आंख से। अब मानव की आंख से क्वेश्चन आया है तो इसको बनाना तो पड़ेगा ही। कह रहे हैं कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है। भैया समझ लीजिए, प्रकाश जब जाता है तो उजर वाला को कहते हैं श्वेत पटल। ये प्रकाश जब जाता है तो उसको परावर्तित कर देता है, और काला वाला जो होता है सोख लेता है। काला वाला के बाद के रेटिना होगा, वो घेरा मतीन होगा। पहले श्वेत पटल, फिर आएगा रेटिना, फिर आएगा आपको परितारिका, और फिर बीचवा में आएगा कौन चीज, बिंदु। तो हाई जोन रहता है ना तीसरा घेरा, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलेंगे, परितारिका। और परितारिका अगर फैलेगा तो प्रकाश ज़्यादा जाएगा, अब परितारिका अगर सिकुड़ेगा तो प्रकाश कम जाएगा। इसका मतलब कम और बेसी करना नियंत्रण कहलाता है, और नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा है, तो परितारिका के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 19 नंबर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत होता है, एगो होता है गैर परंपरागत। सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछेगा तो लगा दीजिएगा। गैर परंपरागत का मतलब होता है कि वह पुराने या प्राचीन काल से यूज या प्रयोग नहीं होता हुआ आ रहा है, वह आधुनिक काल में मशीनों और यंत्रों के माध्यम से उस ऊर्जा को बनाया गया है। ऐसी ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत बोलते हैं।
दुनिया में जितने भी मशीन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वह सब के सब गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे में आपको सौर ऊर्जा भाई गैर परंपरागत है, इसके अलावा पवन ऊर्जा भाई गैर परंपरागत है, इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, इसके अलावा भू तापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। इसके अलावा आप लोगों का आपको क्या हो जाएगा इसमें सौर पवन नाभिकीय भूतापीय, ठीक है, इन सब को क्या किया जाता है गैर परंपरागत के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। मगर वहीं अगर बात किया जाए परंपरागत ऊर्जा में, परंपरागत ऊर्जा में क्या आएगा, तो परंपरागत में आप लोग पेट्रोलियम जलाते हैं, पेट्रोलियम ये आ जाएंगे, कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्राकृतिक गैस, ये जितने भी हैं ये सब के सब परंपरागत है। मतलब एक लाइन में अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है वह सब के सब परंपरागत है। परंपरागत का मतलब प्राचीन कालों से उसका उपयोग होते आ रहा है, ऐसे संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो ये सब के सब परंपरागत में आ जाएंगे। तो इनमें से पूछा था कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बायोगैस, जीव से बना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा, 4n² होगा कि 3n² होगा कि 2n² होगा या n² होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा बताइए तो। देखिए कोष किसे कहते हैं भाई, कोष क्या होता है ये पहले जान लीजिए। एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मतलब किस में होती है, किसी कोष में। देखिए कोष जो होता है वह कालामन, कालामन कौन, कालामन KLMN, और यह अंदर से गिना जाता है, कालामन आया भैया से KLM और N, कालामन। इसको कहते हैं K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा। अब सबसे ज़्यादा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो 2n² में होते हैं, इसमें होते हैं 2n² में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2n²। पहला कक्षा को इधर से सबसे अंदर से अगर बाहर आएंगे तो K आएगा, सबसे लास्ट N होगा, याद रखिएगा। N में बचा कुछ आपको इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे आपको सबसे सरल यौगिक है, ये बताइए, सही आंसर बताइए। तब कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, बताइए सही आंसर। चलिए हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को जाकर केमिस्ट्री के कार्बन चैप्टर देखना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 है, भारतीय भवन के हिसाब से हाइड्रोकार्बन वहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सबसे आसान जो है ना वह मीथेन है। क्या है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और यही क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने भी एग्जाम में आएगा। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। जहाँ पुअरा सड़ता है ना वहाँ मीथेन निकलता है, जहाँ गाय भैंस जुगाली करती है ना वहाँ मीथेन निकलता है, जहाँ लकड़ी उकड़ी सड़ता है ना वहाँ मीथेन निकलता है। समझ में आया। तो नाला वाला जहाँ सड़ता है वहाँ पे भी क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। आई होप कि ये बातें ध्यान में रखेंगे। किस धातु का गलनांक सबसे कम है, मतलब कौन ऐसा इनमें से धातु है जो सबसे
आपको धातु गलनांक कम है, सबसे कम। बताइए सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो देखिए, आपको लोहा, इसी तरह हार्ड है कॉपर, सोडियम, समझ में, सोडियम, एल्युमिनियम। देखिए लोहा तो काफी ज्यादा क्या होता है, जो एल्युमिनियम, सोडियम, तो देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम। और सोडियम पानी में डालने पर ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब गलने का अगर सबसे तेजी से जो गल सकता है वह क्या है? सोडियम। एल्युमिनियम, कॉपर, फेरस, ये सब के सब एक मजबूत धातु होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इन्हें गलने के लिए। अब आता है सोने की परमाणु की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोने की परमाणु की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। तो देखिए सोना की अगर परमाणु की संख्या बोला जा रहा है तो इनमें से क्या होगा? 23, 43, 79, 80। इसका आंसर सी हो जाएगा 79, परमाणु की संख्या। सोना भाई ये जो होता है ना, सोना, सोना को हम लोग औरम कहते हैं और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है किससे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से। इसके वजह से इसकी चमक बनी रहती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है बताइए, इनमें से कौन लवण है? लवण का मतलब होता है नमक। तो देखिए जिसमें OH लगा रहेगा वह तो क्षार होता है, OH लगा रहेगा क्षार होता है। और हमारे पेट में तो ये अम्ल ही पाया जाता है जो शुरू से ही पढ़ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। K2SO4, सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फर, अगर सल्फेट वल्फेट रहेगा तो याद रखिएगा लवण। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं, क्योंकि यह हमारे टेबल पे रखा जाता है खाने के लिए, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। 25, पौधों में क्या कह रहा है? पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। मतलब पौधों के कौन सा वायु भागों का मतलब रंध्रों द्वारा जल का स्टोमाटा द्वारा क्या होता है? वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। ये निष्कासन जो होता है वह क्या कहलाता है? मतलब पेड़ पौधों से जल का निकलना भाप के रूप में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन 90% जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है? बाघ एक उपभोक्ता है, बाघ को है उपभोक्ता। देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना उसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक, उत्पादक। ठीक है, उत्पाद है यह। और ये इसको पाला जाता है कि कौन चीज? ये जनक है एक तरफ से, ये प्रथम स्टेज में आता है। इसको खाने वाला या तो कोई बकरी ओकरी होगी, ठीक है, कोई क्या होगी? बकरी ओकरी होगी, कोई बकरी ओकरी हो सकती है इसको खाने वाली। और इसको बकरी को आया बाघ मार लिया, समझ में? बाघ का कर लिया, इसको खा लिया, बाघ खा लिया। तो बाघ कितने नंबर पर है? 1, 2, 3, तीसरा नंबर पे। तो कोई भी अगर मांस खा रहा है, कोई भी दूसरा स्तर को खा रहा है, मांस खा रहा है, तो हम उसको किस में मारते हैं? तृतीय पोषी स्तर का मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव का उद्भव स्थान बताइए, कहाँ माना जाता है मानव का उद्भव स्थान? मानव का उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है? मानव का उद्भव स्थान, चलिए मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका को माना जाता है। सबसे पहले माना जाता है कि अफ्रीका में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव की उत्पत्ति अफ्रीका को माना जाता है।
और क्वेश्चन नंबर 28 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से है, पोषण से है। कह रहा है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, क्रमाकुंचन जो गति होती है कहाँ पाई जाती है। तो देखिए क्रमाकुंचन जो गति होती है हमारी ग्रास नली में पाई जाती है, और ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। क्या होता है? पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा, क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम, इलियम और जेजुनम, इलियम और यह क्या बोला जाता है छोटी आंत की, जेजुनम, इलियम। लीजिए एगो दिमाग से निकल गया, बताइए तीसरा क्या होगा छोटी आंत का? अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की मात्रा कम होगा तो एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? डायबिटीज। ठीक है, तो अग्नाशय। ग्रहणी क्या है? ग्रहणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखिए खुला परिवहन तंत्र कभी कभी एग्जाम में कॉकरोच भी दे देता है आंसर में, तो ये तो 100% होगा ही, इसके साथ साथ तितली में होगा। बिल्ली में शरीर के अंदर नस रहता है, कबूतर में शरीर के अंदर रक्त प्रवाह होता है शरीर के अंदर, मनुष्य में भी वही काम है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। एगो हीमोग्लोबिन 4 गो ऑक्सीजन को टांग के लेके जाता है। कितने ऑक्सीजन को? 4 गो ऑक्सीजन को टांग के लेके जाता है एक हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिए मानव में क्रोमोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना है? तो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 23। ठीक है, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 23 है। क्रोमोसोम तो नहीं पूछ रहा है, ऑटोसोम, मतलब कि कितना हो जाएगा? ऑटोसोम का मतलब यहाँ पर मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं 22 गो एक जैसा होते हैं, और 23वां क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, 23वां क्या होता है? अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश जो होता है मतलब श्वेत प्रकाश है, स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, सबसे दिखाई देने वाला रंग कौन है? लाल है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्व, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, कितना होता है? तो सभी के तत्वों की आवर्त सारणी की होता है संयोजकता समान। 34, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? इनमें से कौन है जो शराब के रूप में उपयोग होता है? तो शराब के रूप में होता है एथेनॉल। फिर ये मत मारिएगा, जहर होता है। क्या होता है? जहर। ठीक है, अब कह रहा है कि आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग के में तत्वों की संख्या कितनी है, और सौर सेल में किसका उपयोग होता है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? चलिए 35 नंबर, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है ला ये क्या हो गया, आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसमें तत्वों की संख्या बताना है, कितना है? 18 है, 12 है, 10 है या 8 है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए, इसका जवाब, इस सही आंसर क्या होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, या इसी पे छोड़ दे, बाकी कल कर लेंगे, नहीं 40 कर लिए रहते हैं हम लोग। अच्छा ऊपर वाला नहीं आएगा तो हम बता देंगे अभी, ठीक है। 36 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 37 का, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व के परमाणु संख्या। जब भी पूछेगा परमाणु संख्या तो उसको जोड़ दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 17। अच्छा ये क्या कह रहा है? ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र ये हो जाएगा 4th नंबर। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको मानी गई है? तो ये है नेफ्रॉन, और ये 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख। ठीक है। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी हो चाहिए? तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होनी चाहिए। 150 नहीं, 150 बहुत ज्यादा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, कहाँ पर होता है? तो डीसी मोटर में। सही आंसर हो जाएगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पास रहता है? तो इलेक्ट्रॉन। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल 40 क्वेश्चन आपको लगाना था, ठीक है ना। अगर आप कहें तो बाकी क्वेश्चंस भी कल लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कल हम बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़े हम भी और आप भी। जय हिंद।